सो वेलकम बैक। देखिए, अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 50 क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ इस वीडियो में। ये पार्ट 1 रहेगा और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर भी दोस्तों इनसे मिलते-जुलते क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल भी आप एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये PDF, इस PDF में करीब 197 क्वेश्चन है, ठीक है? मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन कराऊँगा आपको, बाकी के मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊँगा, ठीक है? अगर आप कमेंट करोगे तो जितनी जल्दी कमेंट कर दोगे उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा इसका, ठीक है? फिलहाल इस पार्ट में हम करेंगे 50 क्वेश्चन। और बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है मैंने। पेड PDF है, 197 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके पढ़ लेते हो तो एग्जाम में एक बार में ही पास कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? देखिए, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो इंग्लिश में है, ठीक है? ये क्वेश्चन तो इंग्लिश में है और हमारा पेपर इंग्लिश में आएगा क्या, हिंदी में नहीं आएगा क्या? तो यहाँ पर बता दूं दोस्तों मैं, एग्ज़ाम जो आपका आएगा, जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे, ठीक है? पर एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इंग्लिश हिंदी से ज़्यादा आसान पड़ेगी आपको, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल क्वेश्चन होते हैं वो अगर आप हिंदी में पढ़ोगे आप, तो हिंदी में आप उनको नहीं पढ़ पाओगे, ना समझ पाओगे, ठीक है? इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल करा रहा हूँ इंग्लिश में। हालाँकि इस PDF में आपको हिंदी में भी क्वेश्चन मिल जाएँगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको हिंदी में क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है? हिंदी के क्वेश्चन भी आप यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है? फ़िलहाल मैं आपको पार्ट 1 करा रहा हूँ, तो पार्ट 1 में सारे इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बैंक ए है, उसने सैंक्शन किया है, लोन दिया है कितने का, 12,000 रुपये का। कब दिया है? 1/4/2015 को, ठीक है? और जो इंटरेस्ट रेट है वो है हमारा कितना, 12% का। ये है पर एनम का, मतलब कि एक साल का ब्याज 12% है, ठीक है? और जो बोरोवर है, यानी कि जिसने पैसा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, उसने पेमेंट नहीं दी, मतलब पैसे वापस नहीं करे उसने इस साल, ठीक है? एक साल तक उसने पैसे वापस नहीं करे, ठीक है? द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इन द अकाउंट ऑफ 30/9/2015। देखिए, इसने लोन कब लिया था? 1/4 को, और इंटरेस्ट 30/9 तक का, यानी कि करीब 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा? तो एक साल का कितना है? 12% है। एक साल का 12% है, तो 6 महीने का हो जाएगा 6%। और 12,000 का 6% आपको पता है कितना होता है? 12,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपका आएगा 720, ठीक है? तो 720 इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों? देखिए, हिंदी में भी एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में भी आएगा, आप देख लेना। पर ये जो मेन बात है वो यही है कि आपको यहाँ पर टाइम, जो टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर, वो टाइम ध्यान रखना है कि कितने महीने का है और एक साल का कितना है, ठीक है? यहाँ पर देखिए 6 महीने का इन्होंने पूछा है, हो सकता था ये 2 साल का पूछ लेते थे, 2 साल में आपका हो जाता 24%, ठीक है? तो वो चीज़ आप देख लेना। क्वेश्चन देखिए सारे मिलते जुलते आएंगे, आप टेंशन मत लेना, बस आपको इनका जो तरीका है वो पता होना चाहिए, ठीक है? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे हम। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, एन अकाउंट होल्डर हु इज नॉट ओनली अनेबल टू फिजिकल प्रेजेंट इन द बैंक बट आल्सो नॉट even able to put his her thumb impression on the check withdrawal from the due certain physical incapacity want to take cash payment the bank wills। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि किसी अकाउंट होल्डर का अकाउंट है बैंक में और फिजिकल वो प्रेजेंट नहीं हो सकता, मतलब ना तो आ सकता है, ठीक है, ना ही वो साइन कर सकता है। देखिए, उसकी इतनी हालत भी नहीं है कि वो साइन कर सके, तो ऐसे केस में बैंक क्या करेगा, यही क्वेश्चन है।
ठीक है, आप अपने ऊपर लेके देख लीजिए। अगर आपको मान लो कुछ दिक्कत हो जाती है, आपको कुछ बीमारी लग गई या फिर आप हैंडीकैप हो गए, ऐसे हो गए हो कि आप ना तो कहीं पर जा सकते हो, मतलब ना तो आप बैंक में जा सकते हो, ना ही आप अपने साइन कर सकते हो, तो इस केस में बैंक क्या करेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, बैंक क्या करेगा आप देख लीजिए। बैंक एक मार्क बनाएगा चेक पे, ठीक है, और किसके सामने बनाएगा, टू इंडिपेंडेंट विटनेस, दो इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने बनाएगा, जिसमें से एक बैंक का ऑफिशियल होगा। ठीक है, मतलब एक बैंक का अधिकारी रहेगा, एक अलग बंदा रहेगा और उसके सामने ये निशान बनाया जाएगा। उसके बाद ही दोस्तों ये जो पैसे हैं वो बैंक, मतलब बैंक उसको दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप दोस्तों देख लेना। मतलब होगा क्या, जो चेक होगा या फिर जो फॉर्म होगा विड्रॉल का, उसको क्या होगा, उस पर मान लो निशान बना दिया कि यहाँ पर निशान, यहाँ पर तुम साइन कर देना। ठीक है, तो उस चेक को या फिर उस विड्रॉल फॉर्म को जो अकाउंट होल्डर है उसके पास ले जाया जाएगा, और वहाँ पर एक तो बैंक का अधिकारी मौजूद रहेगा और एक अलग बंदा मौजूद रहेगा। ठीक है, दोनों के सामने ही वो बंदा करेगा और उसके बाद ही उसको पैसे मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन, जो लोन देने वाला है, जो लेंडर है, ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट टू बैंक मीन्स, मतलब दोस्तों बैंक को अंतिम में, मतलब लास्ट टाइम पे लोन कौन दे सकता है और कैसे दे सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बैंक के लास्ट टाइम का मतलब हो गया, बैंक मान लो दिवालिया होने वाला है, बैंक को बहुत दिक्कत आ रही है, बैंक को पैसे को ज़रूरत है, तो उस केस में बैंक को लोन कौन दे सकता है, तो इसका आंसर है दोस्तों बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई देगा बैंक को लोन। ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे देगा, और किस हिसाब से देगा, लिक्विडिटी रेशो के हिसाब से, मतलब लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए देगा, पैसे सपोर्ट करने के लिए देगा। और उसका जो रेपो रेट रहेगा, बैंक का रेपो रेट क्या है, उसके बिहाफ पर वो बैंक को पैसे देगा। ठीक है, आरबीआई देगा लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना। तो हिंदी में भी क्वेश्चन आएंगे आपके, आप ये मत सोचा कि इंग्लिश में ही आएंगे, हिंदी में भी आएंगे, पर आप इंग्लिश को समझ के करोगे तो जल्दी हो जाएगा, एक तरह से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओएस स्टैंड फॉर। देखिए पीओएस की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है पॉइंट ऑफ सेल्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल्स है फुल फॉर्म पीओएस की। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। द टर्म बैंक्स कस्टमर डज नॉट इंक्लूड, मतलब बैंक की नज़र में कस्टमर कौन नहीं हो सकता, मतलब कस्टमर में कौन चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, बैंक के हिसाब से इसका आंसर है ये वाला, एनीवन कमिंग टू द बैंक विद द इंटेंशन ऑफ ओपनिंग हिज अकाउंट, मतलब कि कोई भी अगर कस्टमर जाता है बैंक में और वो इस इंटेंशन से जाएगा कि वो अकाउंट खुलवाने आया है, ये चीज़ बैंक नहीं सोचता, मतलब बैंक के कस्टमर में ये इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा वो अकाउंट खुलवाने आएगा, तो ऐसा नहीं है बैंक की नज़र में। ठीक है, वो कोई और काम भी करवाने आ सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रहा, देखिए आपने 10,000 रुपये जमा कराए बैंक में। ठीक है, एक साल के लिए जमा कराए, और जो इंटरेस्ट रेट है वो है हमारा कितना, 10% का, मतलब 10% हमें इंटरेस्ट मिलेगा अगर हम एक साल तक पैसे को जमा रखते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कितना यहाँ पर पैसा बन जाएगा अगर यहाँ पर ब्याज सिंपल हो। सिंपल का मतलब होता है दोस्तों साधारण ब्याज हो। ठीक है, साधारण ब्याज की दर कंडीशन में कितना यहाँ पर टोटल पैसा बन जाएगा एक साल के बाद, तो 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा करीब 11,000 रुपये। ठीक है, एक साल के बाद। दोस्तों देखिए सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप ज़्यादा घबराए ना, पर इतने सिंपल भी नहीं आएंगे कि आप उनको आसानी से कर सको, थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना आसान भी नहीं आएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट डज बीसी मीन्स, बीसी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, आपने बहुत सुना होगा दोस्तों, बैंक बीसी, बैंक बीसी। आप में से कुछ लोग IIBF, IIBF बैंक बीसी का एग्जाम भी देने जा रहे होंगे। ठीक है, बैंक बीसी का एग्जाम देने जा रहे होंगे, तो उन्हीं के लिए है बीसी की फुल फॉर्म क्या है। बीसी की फुल फॉर्म है दोस्तों यहाँ पर बिजनेस कोरस्पोंडेंट। ठीक है, बिजनेस कोरस्पोंडेंट दोस्तों होता क्या है ये होते क्या है, बैंक के बिहाव पर काम करते हैं। मतलब जहाँ पर बैंक नहीं जा सकता वहाँ पर ये अपना सेंटर खोल लेते हैं और बैंक वाला काम वहाँ पर कर देते हैं। जैसे कि अकाउंट खोलना हो गया, पैसे जमा कराने हो गए, ये सारे काम वो करते हैं। पर बैंक मतलब बैंक अपनी ब्रांच नहीं खोलेगा वहाँ पर इनको बिठा देगा ताकि वो बैंक की तरफ से काम कर सकें। ठीक है, ये होता है बीसी वाला, बीसी का काम। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 8वां क्वेश्चन। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट स्टेप टेकन बाय द बैंक दैट कैन हेल्प द बोरोवर अफेक्टेड बाय द नेचुरल कैलेमिटीज टू रिपे द लोन। मतलब कि दोस्तों अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है और जिसको लोन दिया है उसको नेचुरल मतलब कोई प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ दिक्कत हो गई है या वो लोन चुका नहीं पा रहा, तो ऐसे में बैंक क्या कदम उठाएगा? ठीक है, जो स्टेप लेगा बैंक वो क्या लेगा अगर ऐसे केस में होता है, ऐसा केस होता है तो। ठीक है भाई, बैंक ने मुझे लोन दिया और मान लो प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई या बिजली गिर गई, ऐसा कुछ हो गया और उस वजह से मेरा नुकसान हो गया। मान लो बिजनेस के लोन था, मेरा बिजनेस बंद हो गया, या फिर मेरा होम लोन था और मेरा घर ही टूट गया है, घर डूब गया, तो ऐसे के निश्चित कंडीशन में बैंक क्या कदम उठाएगा? ठीक है, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ये वाला, रीशेड्यूलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन। यानी कि जो लोन बचा हुआ है उसको रीशेड्यूल करेगा, यानी कि दोबारा से उसकी EMI बनाएगा। कब बनाएगा? जब ओके हो जाएगा सब कुछ, मतलब जब कंडीशन उसकी सही हो जाएगी उस केस में उस लोन की दोबारा से EMI बनाई जाएगी और रिशेड्यूल किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लोन लेना मतलब वो EMI लेने पहुंच जाएंगे, भैया हमें नहीं पता आपका घर टूट गया या घर डूब गया आपका, या आपका बिजनेस बंद हो गया इस बाढ़ आने की वजह से या कुछ भूकंप आने की वजह से, तो हमें EMI दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब सब कुछ ओके हो जाएगा उसके बाद ही ये चीज़ होगी। ठीक है, तो ये तो आप देख लेना। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए, KYC मीन्स फॉर, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट मानो। KYC का मतलब क्या होता है? KYC की फुल फॉर्म क्या है? तो KYC की फुल फॉर्म होती है नो यूअर कस्टमर। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना, नो यूअर कस्टमर होती है KYC की फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे टू हैंडल कंप्लेंट्स। मतलब शिकायतों को हैंडल करने का यानी कि एक तरह से निवारण करने का सही तरीका कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है ये वाला, बाय गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व्ड इन द इशू। मतलब आपको इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, इमोशनली का दोस्तों मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई आपके पास रोते रोते आया और आपको उसने अपनी बात बताई, तो अब आपको ऐसा नहीं है कि भाई वो रो रहा है तो वो बिल्कुल सही होगा, ऐसा आपको नहीं सोचना। ठीक है, आपको दूसरे पक्ष को भी सुनना है और बिना ये सोचे कि भाई वो ज़्यादा रो रहा था या फिर ये कम रो रहा है या ये ज़्यादा परेशान दिख रहा है या इसकी शक्ल ज़्यादा वैसी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं होना आपको। आपको इन चीज़ों से हट के दोनों की बातों को ध्यान से सुनना है, उसके बाद ही शिकायतों का निवारण करना है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना, आप इमोशनली आपको इन्वॉल्व नहीं होना है उसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the maximum period for which overdraft is allowed under PMJDY। दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट कितने महीने का होता है? मतलब कितने महीने तक का लोन आप ले सकते हो? यहाँ पर 36 महीनों का ओवरड्राफ्ट आप कर सकते हो। ठीक है, 36 महीनों का यानी कि करीब 3 साल का यहाँ पर आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ए पेमेंट बैंक डैश
सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग। मतलब पेमेंट बैंक क्या होते हैं, इन ऑप्शन जो दिए हुए हैं इन ऑप्शनों में सही चीज क्या है एक पेमेंट बैंक के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका राइट आंसर नीचे है, दिखाई देता हूं आपको मैं। देखिए है राइट आंसर इसका, कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट। मतलब किसी भी तरह से आप पैसे जमा कराओगे, कहीं से भी पैसे आएंगे तो वो जमा हो जाएंगे पेमेंट बैंक में, ठीक है। बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर कस्टमर। मतलब एक कस्टमर से 1 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। मतलब कोई आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे भेजेगा तो उस केस में दिक्कत आएगी, ठीक है दोस्तों। वो चीज़ आप देख लेना यहाँ पर, उस केस में दिक्कत यहाँ पर आएगी, ठीक है। एक्सेप्ट हो जाएगा पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैंक कैन एक्सेप्ट फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। मतलब एक जो बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने सालों के लिए एफडी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है 20 साल। मतलब आप बैंक में गए, आपने बोला कि मेरे को एफडी करवानी है, तो जो बैंक है वो मैक्सिमम 20 साल तक ही एफडी कर सकता है, ठीक है। 20 साल तक ही कर सकता है, उससे ज़्यादा बैंक एफडी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू द मीनिंग ऑफ आधार सीडिंग। देखिए आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, आधार सीडिंग का मतलब होता है बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करना, ठीक है। बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करना, उसी को कहते हैं आधार सीडिंग, ठीक है। तो ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए कि लिंकिंग द आधार कार्ड डिटेल विद द अकाउंट ओपन, ठीक है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये बहुत लेटेस्ट है एक तरह से, क्योंकि अभी ये काम चल रहा है, अभी सभी लोगों का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकरिंग डिपॉजिट इज क्लासिफाइड एज। जो आरडी होता है वो किस कैटेगरी में आता है। तो आरडी होता है हमारा टर्म डिपॉजिट में, उसमें ये होता है भाई इतने टाइम के लिए आप पैसे जमा मतलब करोगे। जैसे कि मान लो आपने 1 साल की आरडी करवा ली, तो आप 1 साल तक पैसे दोगे, ठीक है। तो इसमें टाइम होता है, इसमें टर्म होती है, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर टाइम आएगा वो हमारा टर्म रहेगा, टर्म डिपॉजिट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स डिपॉजिट किस में आता है। तो फिक्स डिपॉजिट भी दोस्तों टर्म में आता है, आपको पता ही है। फिक्स डिपॉजिट में भी टाइम होता है कि कितने सालों के लिए आपको एफडी करानी है, ठीक है। आरडी मतलब कि रिकरिंग डिपॉजिट, और एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, दोनों ही टर्म डिपॉजिट में आते हैं, ठीक है। दोनों ही टर्म में आते हैं, तो ये चीज़ आप देख लेना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, डैश इज द प्राइस दैट समवन पेज फॉर द लोन टेकन फ्रॉम ए बैंक। मतलब कि लोन लेने के बदले में क्या कीमत चुकानी पड़ती है किसी को। देखिए जब आप बैंक से लोन लेते हो तो क्या आपको क्या देना पड़ता है एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा चीज देते हो वो क्या देते हो, वो देते हो आप ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट आप देते हो जब आप लोन लेते हो, तो इंटरेस्ट है वही उसकी उसका प्राइस एक तरह से, मतलब वो प्राइस आपको देना पड़ता है जो एक्स्ट्रा पैसे आप दे रहे हो, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ह्यूजली चेंज द बैंकिंग कल्चर। मतलब इनमें से किस चीज़ ने बैंकिंग कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, बिल्कुल चेंज सा कर दिया एक तरह से मान लो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला, डी, इंक्रीज यूज एंड अडोप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जब से बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, ऑनलाइन काम हो रहे हैं, डिजिटल काम हो रहे हैं, तब से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। आपने खुद भी देखा होगा, पहले आप बैंक में ही आते थे पैसे निकालने के लिए, जमा कराने के लिए, एटीएम की मशीन पे लाइन लगी होती थी। और दोस्तों जब से आप लगा लो यूपीआई आई है, ये पेटीएम वगैरह, फ़ोन पे वगैरह,
ये गूगल पे वगैरह, दोस्तों बहुत आसान हो गया है। आपने खुद ही ये चीज़ महसूस करी होगी, जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। और दोस्तों एक चीज़ तो आपने पक्का देखी होगी कि आपको अब बहुत कम लोग दिखाई देंगे जो पासबुक को प्रिंट करा रहे होंगे। हालांकि कई बैंकों ने पासबुक देना ही बंद कर दिया है। उन्होंने बोला है कि भाई आप इंटरनेट बैंकिंग करो और वहीं से अपनी ऑनलाइन अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो, वही आपकी पासबुक है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ आपको दिख रही होगी। और पहले बहुत लंबी लाइन दिखती थी आपको, मुझे भी दिखती थी, और अब दोस्तों नहीं दिखती लाइन वाली। तो वही चेंज है टेक्नोलॉजी आने के बाद। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एज पर आरबीआई, मतलब आरबीआई के हिसाब से जो बैंक है मस्ट क्लासिफाई देयर एसेट्स और लोन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग फोर कैटेगरी। मतलब आरबीआई के हिसाब से बैंक को अपनी जो संपत्तियां हैं उनको किन चार कैटेगरी में बांटना चाहिए। तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड, नॉन परफॉर्मिंग, डाउटफुल और लॉस। ठीक है, इन चार कैटेगरी में बांटना चाहिए किसी भी बैंक को अपनी एसेट्स को। मतलब पहले आएगा स्टैंडर्ड, ठीक है, उसके बाद आएगा नॉन परफॉर्मिंग, उसके बाद आएगा डाउटफुल, और चौथा नंबर पे आएगा लॉस, मतलब जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं वो लॉस में चली जाएंगी। ठीक है, एक आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो स्टैंडर्ड है वो ओके माल है, जो बिल्कुल ओके एसेट्स हैं, जो ओके काम कर रही हैं, बिल्कुल सही है, वो ओके हो गया हमारा, वो हमारी होगी स्टैंडर्ड। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग होगी कि जो ओके तो हैं पर उनसे काम अभी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, डाउटफुल हो गया कि भैया ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं, कभी काम कर रही है कभी काम नहीं कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, लॉस का मतलब ये हो गया कि भैया ये इन्होंने काम करना बंद ही कर दिया अब। ठीक है, तो ये बिल्कुल लॉस हो गया है। तो इन चार कैटेगरी में बांटना पड़ेगा आरबीआई के हिसाब से किसी बैंक को अपनी संपत्तियों को। ठीक है, इनको दोस्तों आपको इसी पैटर्न में याद रखना है, पहले स्टैंडर्ड आएगा, फिर नॉन परफॉर्मिंग आएगा, फिर डाउटफुल आएगा, फिर लॉस आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लोन ऑफ ₹1 लाख हैज़ बीन गिवन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मतलब PMJDY की, मतलब सॉरी PMMY में एक लोन दिया गया है 1 लाख रुपए का। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बता दूं आपको मैं, जो 1 लाख रुपए तक का लोन होता है वो किशोर स्कीम के अंडर आता है। ठीक है, 1 लाख रुपए तक आता है किशोर स्कीम के अंदर, 50,000 रुपये का आता है हमारा शिशु स्कीम के अंदर। ठीक है, बाकी इसका मुझे पता नहीं, इसका फिलहाल इसका बता रहा हूँ खाली। ठीक है, किशोर का आ गया 1 लाख रुपए और 50,000 रुपये हो गए हमारा शिशु के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इरा व्हेन वाज द PMJDY लॉन्च्ड इन द कंट्री। मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी। 2014 में। ठीक है, 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइडिंग बाय द बैंक। मतलब इनमें से कौन सी चीज बैंक करता है, बैंक की सर्विस कौन सी है इन सभी में से। तो बैंक की सर्विस सभी है, ऑल ऑफ दीज है, बैंक सब कुछ करता है। बैंक फाइनेंशियल काम भी करता है, नॉन फाइनेंशियल काम भी करता है, आपको लोन देता है फसल के ऊपर, किसान क्रेडिट कार्ड बैंक का काम होता है, और फाइनेंशियल सर्विस करता रहता है बैंक। ठीक है, तो ये सारे काम करता है बैंक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, भीम जो भारत इंटरफेस फॉर मनी। दोस्तों भीम की फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना यहाँ पर। ठीक है, भीम की फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, एक ऐप है जो पेमेंट करती है, मेकिंग पेमेंट, ट्रांजेक्शन करती है, यूजिंग सिस्टम, मतलब किस सिस्टम को यूज करके वो ही सारे काम करती है, और आइडेंटिफिकेशन के लिए ये चीज क्या लेती है। तो इसका आंसर होगा यूपीआई और पेमेंट एड्रेस। ठीक है, यूपीआई सिस्टम पे काम करती है, और पेमेंट एड्रेस जो इसका यूपीआई एड्रेस होता है, आपने देखा भी होगा, अपने अगर फ़ोन पे वगैरह चलाते होंगे तो गूगल पे या पेटीएम वगैरह जो भी है, भारत पे वगैरह,
तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक यूपीआई एड्रेस होता है, पेमेंट एड्रेस होता है, उसी एड्रेस पर आपकी पेमेंट होती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि इस ये जो ऐप है, भीम ऐप है, वो किस चीज़ का इस्तेमाल करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप देख लेना, याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। हम्म 24वां क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इंग्लिश में है, पर इंग्लिश में दोस्तों करोगे तो आसान पड़ेगा, सही बता रहा हूँ मैं। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको जो मैं आंसर बता रहा हूँ, जो यहाँ पर आंसर है, उनको सिर्फ आप आंसरों को देखें, तो इससे ये रहेगा कि जब भी आप पेपर में बैठोगे और ये मान लो क्वेश्चन गलती से आ गया आपके पेपर में, तो वहाँ पर आपको आंसर पे सीधा आपका ध्यान जाएगा और आपको पता चल जाएगा भाई ये आंसर है इसका। ठीक है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए क्रेडिट प्रोडक्ट ऑफ बैंक, मतलब इनमें से बैंक का क्रेडिट प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड बैंक का क्रेडिट प्रोडक्ट है, यानी कि बैंक जो क्रेडिट कार्ड देता है किसानों को, वो है किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एट लीस्ट 50% ऑफ लोन विच अमाउंट पर बोरोवर, मतलब कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कितने रुपए तक का लोन दे सकते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों 25 लाख। ठीक है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो 25 लाख से ज़्यादा का लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते आपको। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख लेना। देखिए, अगर आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जाकर आप डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए और पेपर में एक बार में पास हो जाइए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर डीबीटीएल स्कीम वन ऑफ द की एजेंसी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर डीबीटीएल आएगा तो इसकी जो मेन एजेंसी है वो क्या है, एलपीजी है। देखिए डीबीटीएल में होता क्या है दोस्तों, डीबीटीएल में एक तरह से जो सब्सिडी के पैसे आते हैं, जो सब्सिडी सरकार देती है, सिलेंडर पे देती है, मतलब देती थी, तो वो पैसे जिस स्कीम के तहत हमारे बैंक में आते थे उसको बोलते हैं डीबीटीएल। ठीक है, वो स्कीम होती है डीबीटीएल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी आती थी हमारी पहले किसमें, एलपीजी में। ठीक है, अभी फिलहाल तो किसी में मतलब दे नहीं रहे, एलपीजी में बंद कर दिया है, पर पहले इसी में आती थी, तो मेन एजेंसी यही है इसकी। ठीक है, अब कहीं पर दे रही हो तो वो अलग बात है, पर मैक्सिमम बंद कर दिया है एलपीजी का, तो वो आप देख लेना स्टेट वाइज, कहीं स्टेट में क्या पता अभी भी ये सब्सिडी दे रहे हो। मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की, तो यहाँ पे तो है नहीं अभी। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर कैन बी वेराइज टाइप डिपेंडिंग ऑफ द टाइप ट्रांजेक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन द बैंकर कस्टमर रिलेशन, मतलब इनमें से दोस्तों कौन सी लाइन बैंकर और कस्टमर के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं दिखाती। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों वर्किंग फॉर द बैंक एज इट्स बीसी, मतलब कि जो बैंक बीसी होते हैं वो बैंक का कस्टमर नहीं होता, आप ये समझ लीजिए। मतलब कि अगर मैंने बैंक बीसी ले लिया एसबीआई का, तो मैं एसबीआई का कस्टमर नहीं हूँ भाई, मैं तो बीसी के रूप में काम कर रहा हूँ ना, तो मैं कस्टमर नहीं हूँ उसका। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना कि जो बीसी होते हैं वो बैंक के कस्टमर नहीं है, वो कस्टमर रिलेशनशिप में नहीं आएगा, वो अलग आएगा, वो बिजनेस में चले जाएंगे एक तरह से। ठीक है, पार्टनरशिप मान लो एक तरह से कि भैया हम बैंक का काम कर रहे हैं उनके बिहाफ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज आर एलिजिबल टू बी ओपन अंडर पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस टाइप का अकाउंट खोला जाता है इन चारों में से। तो सभी टाइप का अकाउंट दोस्तों खोला जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइस ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड, देखिए दोस्तों
अभी हमने किया था पहले पीछे, आप जो लोन लेते हो उसका प्राइस होता है हमारा क्या, इंटरेस्ट। ठीक है, अब पूछ रहे हैं ये इंश्योरेंस का। देखिए अगर आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है और जो आप किस्त देते हो उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रीमियम। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, PMJDY फोकस ऑन कवरेज ऑफ, मतलब जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो मेनली फोकस किस पे करती है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑल हाउस होल्ड्स पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ सब्सिडी अंडर DBTL। दोस्तों DBTL के तहत इनमें से कौन सी चीज आपके पास होनी चाहिए सब्सिडी लेने के लिए, तो सबसे जरूरी चीज दोस्तों यह है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट होना चाहिए अगर आपको किसी भी तरह की सब्सिडी लेनी है तो, भाई तभी तो बैंक में पैसे आएंगे, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ए स्टैंडर्ड एसेट्स ऑफ ए बैंक इज डिफाइंड एज एन एसेट्स विच इज। देखिए स्टैंडर्ड एसेट्स दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था ऊपर भी कि स्टैंडर्ड एसेट्स वो होती हैं जो बिल्कुल ओके होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही चल रही होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, नॉट ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब जो एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रही, जो काम नहीं कर रही वो नहीं है। देखिए नहीं लिखा हुआ ना इसलिए, मतलब जो काम कर रही है, मतलब इन्होंने घुमा दिया एक तरह से कहने का मतलब, पर इसका राइट आंसर यही है कि जो एसेट्स बिल्कुल ओके काम करती हैं, खराब नहीं है, वही हमारे स्टैंडर्ड एसेट्स हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, विच इज द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन द बैंक अकाउंट अंडर PMJDY। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोला जाता है उसमें मिनिमम कितना बैलेंस रखना पड़ता है महीने में, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देयर इज नो मिनिमम बैलेंस, मतलब जीरो बैलेंस खाता होता है। आपने सुना भी होगा, ये हमारा जीरो बैलेंस खाता होता है। ठीक है, तो जीरो बैलेंस खाते का मतलब यह है कि अगर आप 1 रुपया भी नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो भी बैंक वाला चार्ज नहीं कटेगा, चार्ज नहीं लेगा आपसे। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन SHG। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना क्योंकि फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ये वाला, सेल्फ हेल्प करना इज द बेस्ट हेल्प। ठीक है, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, SHG का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ठीक है, तो आप सेल्फ से याद कर सकते हो कि अगर ऑप्शन में सेल्फ आएगा तो इसका राइट आंसर वही होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लेना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ 3 स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए काला बाजारी करने की 3 स्टेज कौन सी हैं, तो इसका राइट आंसर है ये वाला, प्लेसमेंट, लेयरिंग करना, उसके बाद इंटीग्रेशन करना। दोस्तों आपको इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले प्लेसमेंट होगी, फिर लेयरिंग होगी, फिर इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का, तो ये चीज आप नोट कर लेना। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग PMJDY। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर है ये वाला, बैंक अकाउंट कैन बी ओपन्ड आउटसाइड ऑफ ए बैंक ब्रांच, मतलब जो बैंक अकाउंट है वो आप बैंक ब्रांच के बाहर भी खुलवा सकते हो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सीडेंट कवर अंडर PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सेल टर्मिनेट ऑन द नंबर अटेनिंग द एज ऑफ, मतलब जब आप 70 साल के हो जाओगे
तो आपका जो PMSBY होगा, मतलब कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा 70 साल की उम्र के बाद। ठीक है, ये एक एक्सीडेंट कवर होता है। मान लो आपको जो मिला हुआ है, जब आपकी उम्र 70 साल हो जाएगी तो उसके बाद ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लेना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेबिट कार्ड इज इशूड टू द बैंक अकाउंट ओपनड अंडर PMJDY। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो डेबिट कार्ड इशू किया जाता है वो कौन सा होता है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों रुपे कार्ड। रुपे कार्ड इशू किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर टू बी सॉफ्ट स्किल। इनमें से कौन सी चीज सॉफ्ट स्किल नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा हमारा ये फोर्थ वाला, अकेडमिक नॉलेज। ठीक है, अकेडमिक नॉलेज सॉफ्ट स्किल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ ली है, मैंने आपको बताया था कि फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती हैं इस पेपर में स्पेशली। तो PMJDY की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकता है। इसके बाद है माइक्रो ATM इज बेसिकली ए बायोमेट्रिक एंड हेल्डेड डिवाइस इनेबल्ड ऑथेंटिकेशन। दोस्तों आपने देखा होगा दुकानों पे मशीन होती है जिसमें आप अंगूठा लगाते हो और पैसे आप निकाल लेते हो, तो उसको कहते हैं माइक्रो ATM। ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेशन यानी कि आधार कार्ड से जो लिंक होता है, आपका जो फिंगरप्रिंट होता है उसके जरिए पैसा निकालते हो आप। ठीक है, तो उसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं इस प्रक्रिया को। ठीक है, मतलब इस चीज़ को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है एक तरह से, मान लो। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, द रीपेमेंट ऑफ लोन्स डिपेंड ऑन। देखिए जो लोन की रीपेमेंट करना है वो किस पे डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है दोस्तों बोरोवर की इनकम पे। जो जिसने लोन लिया हुआ है वो कितने पैसे कमाता है, इस पर डिपेंड होता है कि वो लोन चुका पाएगा या फिर नहीं चुका पाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस एट BC सेंटर। दोस्तों जो BC सेंटर होते हैं जहाँ पर अकाउंट वगैरह खोलते हैं, पैसे वगैरह निकलते हैं, तो इनमें से कौन सा डिवाइस वहाँ रखा होता है कैशलेस परचेज करने के लिए? तो इसका आंसर है POS मशीन। ठीक है, POS मशीन रखी होती है अगर आपको कैशलेस ट्रांजेक्शन करती हैं, इसमें आप मशीन अपने कार्ड वगैरह लगा सकते हो, तो इस मशीन के द्वारा आपका पेमेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप नोट कर लेना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज इज बीइंग एक्सटेंडेड टू पीपल अंडर DBTL। मतलब इनमें से किस स्कीम को, मतलब क्या कहते हैं उसको, किस DBTL के तहत किस तरह की फैसिलिटी दी जाती है एक तरह से कस्टमर की, मान लो। तो DBTL के तहत क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है LPG सब्सिडीज को। दोस्तों मैंने बताया था आपको जो भी जो सब्सिडी मिलती है वो DBTL के तहत आपके अकाउंट में भेजी जाती है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इसमें L है वो है हमारा है LPG, क्योंकि जो LPG की तरफ से सब्सिडी मिलती थी वो सबसे ज़्यादा मिलती थी, इसलिए यहाँ पर L जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म एक तरह से हो जाएगी हमारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ LPG सब्सिडी, और इसी प्रक्रिया के तहत ये पैसे मतलब भेजे जाते हैं, सर्विस दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना, इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द नियर कम्युनिकेशन ऑन मोबाइल। ठीक है, नियर कम्युनिकेशन मोबाइल को लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये वाला, डिपॉजिट विड्रॉल कैन बी कैरिड आउट ऑफलाइन। दोस्तों आप ऑफलाइन नहीं कर सकते, पैसे निकालना, पैसे जमा कराना, ये काम आप ऑफलाइन नहीं कर सकते जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन मोबाइल होते हैं। दोस्तों ये क्या होते हैं, बेसिकली पॉइंट होते हैं, जैसे कि जहाँ से पैसे निकालते हो BC पॉइंट मान लो,
CSP पॉइंट मान लो, वहाँ पर पैसे निकालने वाला काम होता है। तो ये काम बिना इंटरनेट के नहीं हो पाता, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ माइक्रो ATM। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है माइक्रो ATM का? तो माइक्रो ATM का फीचर ये है, सॉरी ये नहीं है, यूज फॉर बिल पेमेंट, मतलब बिल पेमेंट करने के लिए कस्टमर का इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों माइक्रो ATM में क्या होता है, छोटी मशीन होती है, उसमें आप ATM लगाते हो, पैसे वगैरह आपके कट जाते हैं उसमें, फिर जो कस्टमर होता है, जो दुकान वाला होता है, वो आपको कैश दे देता है, ठीक है। माइक्रो ATM के जरिए वो पैसे निकाल लेता है और आपको कैश प्रोवाइड कर देता है, जो भी उसका चार्ज होता है उसको चार्ज काट के, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ क्वेरी सर्विस आधार मैपर, QSAM। दोस्तों यहाँ पर एक चीज तो इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है। QSAM की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसकी क्वेरी सर्विस आधार मैपर, ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसकी। और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो कस्टमर है उसका आधार कार्ड बैंक से लिंक है कि नहीं है, ये पता लगाने के लिए QSAM टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग द रुपे डेबिट कार्ड। दोस्तों पिन की फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिखाता हूँ नीचे, ये देखिए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पार्ट 1 खत्म हो चुका है जो कि इंग्लिश में था, और ये है हमारा पार्ट 2, ठीक है। तो इसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए, अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा, और देर करोगे तो देर में बनाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। PDF के आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, फ्री PDF नहीं है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा लिखने में मेहनत लगी है, आप समझे करो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इसके अलावा कुछ आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।